स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दें। सीएम बघेल ने निर्देश दिए हैं कोरोना मरीजों के लिए बिस्तर बढ़ाए जाएं। इसके निर्देश दे दिए गए हैं। कोरोना मरीजों के लिए चिकित्सा व्यवस्था को और बेहतर कर दिया जाए। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। रायपुर जिले में 10,000 बिस्तर बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा दुर्ग और बिलासपुर और रायगढ़ में भी 2-2 हजार बिस्तर बढ़ाए जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो लगातार मामले बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ में तेजी से इजाफा हो रहा है। रिकवरी रेट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इस बीच एक सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ के संपादक प्रकाश चंद्र होता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, सरकार ने ऐसे में जब संक्रमण काल है और लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो सबसे पहले जरूरी यह है कि लोगों को उपचार के लिए बिस्तरों की उपलब्धता, उसको लेकर सरकार ने विचार किया है और इसके निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। कि 2-3 बातें हैं जिसको लेकर सरकार को ये मजबूरी में ये डिसीजन लेना पड़ा। पहली बात है, राजनांदगांव की पूर्व महापौर और बीजेपी की बड़े नेता रही शोभा सोनी, आज कोरोना ने उनका जान ले ली। ये बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़ा धक्का था। दूसरी तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि जिस हिसाब से टेस्टिंग हो रही है, इसमें छत्तीसगढ़ सरकार फिसड्ती साबित हो रही है। रिकवरी का रेट बहुत खराब है। अगर मैं आंकड़े की बात कर लूं, उसके बाद मैं इसका बात करूंगा। अगर आंकड़े की बात कर ले तो 1 जुलाई को जहां छत्तीसगढ़ में एक मौत हुई थी, वो 1 सितंबर में 287 तक पहुंच गया। वहीं पे अगर टोटल संक्रमितों की संख्या बात करें तो 3000 से कम था, 2940 था 1 जुलाई को, और अब वो 33,000 पहुंच गया है। 30,000 से भी अधिक इतनी जल्दी बढ़ जाना 2 महीने में, यह सूचित कर रहा है किस तरह से संक्रमण बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री को निर्णय लेना पड़ा कि 16,000 बिस्तर बढ़ाने के उन्होंने निर्देश दिए अधिकारियों को। रायपुर में 10,000 बिस्तर बढ़ाए जाएंगे और साथ ही दुर्ग में, राजनांदगांव में, वहां पे भी 2-2 हजार बढ़ाए जाएंगे और बिलासपुर में 2-2 हजार बढ़ाए जाएंगे। उसके पीछे के कारण भी यही है। रायपुर में कुल संक्रमितों की संख्या अगर बात करें 12,000 ऊपर हो गया है आज के तिथि में। बिलासपुर में लगभग 2,000 है, दुर्ग में 3,400 से ऊपर है। निश्चित रूप से ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं, ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जनता में जिस हिसाब से बीजेपी आक्रामक है, बीजेपी कहने लगी है सरकार विफल हो रही है कोरोना को लेकर। और एक और बात है, जितने भी बड़े लोग हैं सबके इर्द गिर्द कोरोना ने दस्तक दे दी है। मुख्यमंत्री की बात करें, सीएम सेक्रेटरीट में उनके स्टाफ को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, श्रम मंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, पक्ष विपक्ष, बीजेपी, कांग्रेस, किसी भी दल के विधायक हो, रोज कोरोना पॉजिटिव, वो या उनके स्टाफ। साथ ही बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, कई लोग जो बड़े लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए या उनके परिवारजन पॉजिटिव पाए गए। साथ ही पीसीसी अध्यक्ष के परिवारजन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये बात लोगों को डराने लगा है और जाहिर हो कि सरकार ऐसे समय पे ऐतिहासिक कदम उठाने चाहिए। लोगों को वो कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। और यही कारण है कि 2 निर्णय लिया है सरकार ने आज। एक निर्णय यही दिया कि 16,000 बिस्तर बढ़ाने की बात कही मुख्यमंत्री ने। दूसरी बात, ये बात आ रही थी कहां कितने बिस्तर खाली हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि एक ऐसा ऐप बनाए जिसके जरिए पता चले कहां कितने बिस्तर भरे हैं और कितना बिस्तर खाली है, ताकि लोग उसी हिसाब से दाखिला कर पाए और सही ढंग से उनका ट्रीटमेंट हो पाए। जी पुनीत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उता जी हमारे साथ जुड़े थे और पूरी जानकारी दे रहे थे कि सरकार को किन हालातों के मद्देनजर ये फैसला लेना पड़ा। मॉनिटरिंग भी की जाएगी, बिस्तरों की संख्या की मॉनिटरिंग हो सकेगी कि कितने मरीज ठीक हो रहे हैं और कहाँ बिस्तर की उपलब्धता है। ये सारी जानकारी है। ऐप बनाने के निर्देश भी दे दिए गए। 16,000 बिस्तर और बढ़ाए जाएंगे। और अभी एक बड़ी खबर
आपको बता रहे हैं अभी अभी कोरोना निगेटिव हो गए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक। उन्होंने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उन्होंने सरकार को कोरोना मैनेजमेंट में फेल बताया है। नेता प्रतिपक्ष ने बढ़ती मरीजों के लिए संख्या के लिए सही व्यवस्था नहीं कर पाने के भी आरोप लगा दिए। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए व्यवस्था नहीं है। सरकार केंद्र सरकार की गाइडलाइन नहीं मान रही, बल्कि वाहवाही लूटने में लगी। कोरोना का बम फूटा 1884 के सामने आया, रायपुर रिकॉर्ड टूटा, और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कोरोना में वृद्धि हो रही है उसका मुख्य कारण है कि सरकार कोरोना को लेकर के असफल रही है। हमारा रिकवरी रेट है पूरे हिंदुस्तान का 77% है। कई हम ऐसे बड़े प्रदेश हैं जो बहुत अच्छी स्थिति में है, 80% है, 85% है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ की बारी आती है तो महज 53% में आकर के अटक जाती है। मतलब पूरे हिंदुस्तान में यदि देखेंगे तो नीचे से दूसरे नंबर पर हमारा रिकवरी रेट है। और इधर राज्य में बढ़ते कोरोना के मरीजों की संख्या और मौत के बढ़ते आंकड़ों ने सरकार को विपक्ष के कटघरे में खड़ा कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी सरकार को घेरा, तीखा तंज किया। साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस कह रही कि बीजेपी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी राजनीति तलाश कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ल ने कहा है कि एक तरफ पूरा प्रशासनिक अमला इसे लड़ने में लगा है और दूसरी तरफ बीजेपी के ऐसे नेताओं के ट्वीट और बयानबाजी से मनोबल गिरता है। यदि हम पूरे देश का आकलन करें तो छत्तीसगढ़ की सरकार सबसे कमजोर सरकार इस युद्ध को लड़ने में साबित हुई है। चाहे टेस्टिंग का मामला रहे, किसी भी प्रकार से टेस्टिंग की प्रारंभ से ही सारी व्यवस्थाएं लचर रही, जिसके कारण मरीजों की जो संख्या कम हो रही थी पहले दूसरे तीसरे लॉकडाउन में, उसका मुख्य कारण इस सरकार की टेस्टिंग की कमजोरी रही। रिकवरी के मामले इसीलिए रिकवरी रेट भी इस प्रदेश का इसलिए सर्वाधिक कम है कि यहाँ की जो इंतजाम होने चाहिए थे वो इंतजाम में ये सरकार पूरी तरह से सफल साबित हुई है। यह दुर्भाग्यजनक है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार को कोसने का अवसर तलाश रहे हैं। राज्य सरकार राज्य में कोरोना से नियंत्रण के लिए पूरी तरीके से चाक चौबंद है। लगातार व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कोरोना से टेस्टिंग बढ़ाई गई है, कोरोना से इलाज की सुविधाएं बढ़ाई गई है। आज प्रदेश में 22,000 से अधिक कोविड के लिए बेड बनाए गए हैं। इसके अलावा सरकार का यह प्रयास है कि हर मरीज जो कोरोना से संक्रमित हो रहा है उसे बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाए और कोरोना के इलाज के लिए राज्य का स्वास्थ्य अमला नीचे से ऊपर तक, चाहे डॉक्टर हों, चाहे नर्सेज हों, चाहे वार्ड बॉय हों, सभी के सभी जूझ रहे हैं। और ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी के नेता विशेष तौर पर जो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, वे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीतिक ट्वीट कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं हमारे जो स्वास्थ्य अमला है उसका मनोबल गिरता है और लोगों में पैनिक क्रिएट होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतनी राजनीतिक परिपक्वता होनी चाहिए कि किस समय क्या बोलना है। और इस बीच राजनांदगांव से खबर ये है कि पूर्व महापौर का निधन हो गया। कोरोना संक्रमित पूर्व महापौर थी शोभा सोनी। इनका रायपुर एम्स में इलाज चल रहा था। जिक्र हमारे संपादक भी कर रहे थे कि पूर्व महापौर राजनांदगांव की जो रह चुकी हैं, कोरोना संक्रमित होने के बाद उनका निधन हो गया। रायपुर एम्स में उनका इलाज चल रहा था।
इधर नया रायपुर मंत्रालय के बगल में स्थित सभी प्रमुख विभागों के मुख्यालय इंद्रावती भवन में कोरोना ने दस्तक दे दी, जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के तहत सभी विभागों को 1/4 कर्मचारियों से ही काम लेना होगा। हर स्थिति में अगले आदेश तक कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जो जारी किया गया, इसमें निर्देश का कड़ाई से पालन करने के लिए कह दिया गया। बताएं कि बीते एक सप्ताह में इंद्रावती भवन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 के करीब पहुंच चुकी है। इससे वहां काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों में खौफ का माहौल बना हुआ है। और इस बीच कोरोना फैलाने पर राजधानी रायपुर के 2 लोगों पर प्रशासन की ओर से महामारी अधिनियम के तहत FIR दर्ज कराई गई है। बताएं कि सुंदरनगर निवासी आशीष शर्मा और न्यू चंगोरा फाटा निवासी ओमकार दिवंगन के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। इन पर आरोप है कि 21 अगस्त को कोरोना संक्रमित होने के बाद से ही प्रशासन का यह सहयोग नहीं कर रहे थे। पता और मोबाइल नंबर के नाम पर प्रशासन को लगातार गुमराह किया जा रहा था। इनकी तरफ से करीब 10 दिनों तक लुका छिपी के खेल के बाद आखिरकार कलेक्टर के निर्देश पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। इधर व्यापम के जरिए परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी जल्द ही नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। 1 साल तक उनका परीक्षाफल वैध था और ऐसे में सीएम बघेल के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग में 14,580 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाफल सूची की वैधता 1 साल के लिए बढ़ा दी गई। अब इस पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर रही। बीजेपी कह रही है कि सरकार आयोजन पर खर्च करती है लेकिन नियुक्ति में देरी की जा रही है। कांग्रेस कह रही है कि कोरोना महामारी की वजह से इस समय को बढ़ाया गया। देखिए, ये सरकार कहीं न कहीं लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धोखे में रखना चाहती है। वो जो घोषणाएं करती है उस पर अमल नहीं होता। वो जो योजनाएं लागू करना चाहते हैं उसके लिए तो पैसे का व्यवस्था कर लेते हैं। लोगों को रोजगार देना, नौकरी देना, उसके लिए पैसों की व्यवस्था नहीं होने की बात करना, ये कहीं न कहीं गलत है। भारतीय जनता पार्टी को यदि इतनी चिंता है तो पिछले 15 साल में इस प्रदेश में 45,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली थे, क्यों नहीं भरा? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने तो सरकारी नौकरियों में अघोषित रूप से बैन लगा के रखा था। हमारी सरकार की नीयत युवाओं को रोजगार देने की है और तभी इस प्रकार की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। कोरोना के कारण कहीं दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन स्थितियां सामान्य होने पर सबकी नियुक्ति की जाएगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बस ऑपरेटर संघ 2 फाड़ हो चुका है। आज से ऑपरेटर संघ के एक धड़े ने जहां बसों को संचालन शुरू कर दिया है और छत्तीसगढ़ बस एसोसिएशन ने बसें चलवाने के लिए मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री का धन्यवाद भी दे दिया, तो वहीं छत्तीसगढ़ यातायात संघ ने बस चलाने से इनकार कर दिया है। छत्तीसगढ़ में कुछ बस संचालकों ने बस चलाने का फैसला कर लिया। आज से बसें शुरू हो गई। वहीं ज्यादातर बस संचालक बस न चलाने पर अड़े हुए हैं। कोरोना काल में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एक बार फिर से बसें शुरू जरूर हो गई। कुछ बसें ही शुरू हुई, लेकिन बसें शुरू हुई और छत्तीसगढ़ में बसें शुरू होने पर यात्रियों ने राहत महसूस की है। हालांकि अभी भी एक धड़ा बसें नहीं चलाने पर अड़ा हुआ है। इधर सरगुजा के टीआई दिलबाग सिंह ने एक वीडियो जारी कर दिया और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। वीडियो के जरिए दिलबाग सिंह ने आरोप लगाए हैं कि कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद उन पर ड्यूटी करने के लिए दबाव बनाया गया। दिलबाग सिंह ने डीजीपी से मदद की गुहार लगाई। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जब से कोरोना महामारी फैली है, जब पहली बार मैं इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह आज पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से आपके सामने नहीं आया हूँ। मैं एक आम इंसान की हैसियत से आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से अपने दिल की बात रखना चाहता हूँ।
इधर कोरोना पॉजिटिव पाए गए निरीक्षक दिलबाग सिंह ने वीडियो वायरल कर वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगाया जो जंगल में आग की तरफ फैल गया और इसको लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचाया। वहीं पुलिस अधिकारी निरीक्षक के इस तरह की बात रखने के तरीके को उचित नहीं मान रहे। देखिए, जिले में पूरी तरह तालमेल है और मुहर्रम के दिन घुटरापारा में जो विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी उसके कारण माइक 2 के द्वारा लाइन में जो भी पदस्थ अधिकारी है सभी को कॉल किया गया था कि वो लोग ड्यूटी पर आए। तब टीआई दिलबाग के द्वारा यह बताया गया कि वह बीमार है, फिर उनको कॉल नहीं किया गया और वो अपने घर में ही रेस्ट कर रहे थे। पता नहीं किन परिस्थितियों में बिना वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाए इस तरह उनके द्वारा वीडियो वायरल किया गया है। इधर अंबिकापुर टीआई दिलबाग सिंह का वीडियो वायरल होने के मामले में राजनीति शुरू हो गई। सत्ताधारी दल के प्रवक्ता जहां इस मामले पर ध्यान देने और संज्ञान लेने की बात कह रहे हैं तो बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। ये बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना है कि एक अंबिकापुर से टीआई को ये कहना पड़ रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, उसके बाद उसको बार बार जबरदस्ती ड्यूटी पे बुलाया जा रहा है। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन भी पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को बहुत बेहतर बनाने की स्थिति में नहीं रहा। कहीं न कहीं बहुत अपराध पूरे प्रदेश में बढ़ रहे हैं। अपराधी कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त है। देखिए, इक्का दुक्का घटनाओं को या एकाध प्रकरण को छोड़ दिया जाए तो हमारी सरकार ने पुलिस कर्मियों को रिलैक्स देने का पूरा प्रयास किया है। हमारी सरकार ने पुलिस कर्मियों को किस प्रकार से मदद दी जाए उसके लिए कमेटी बनाई और कमेटी की अनुशंसाओं के अनुसार निर्णय लिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय तो पुलिस के कर्मचारी और उनके परिजन हड़ताल में चले गए थे। यह देश में ऐसी स्थिति पहली बार हुई थी कि पुलिस के परिजनों को हड़ताल पे जाना पड़ा था। और राजनांदगांव से खबर बता रहे हैं आपको, सड़क के किनारे आईईडी बम यहां पर लगाया गया था। सड़क निर्माण के दौरान जवानों ने इसको डिस्पोज कर दिया। बकरकट्टा में नक्सलियों ने यह बम प्लांट किया था। एसपी डी श्रवण ने इस मामले की पुष्टि भी की। ये देखिए ये तस्वीर, इस सड़क निर्माण में जो जवान लगे हुए मुस्तैदी के साथ सड़क निर्माण हो रहा है और उसके बीच जवान जो है ये निगरानी कर रहे हैं और यहां पर ये बम लगाया गया था और इसके बाद इसे डिस्पोज कर दिया गया। वहीं बालोद से खबर, जहां पर आदिवासी समाज ने प्रदर्शन किया है। गंजापारा में नेशनल हाईवे 930 पर चक्काजाम किया गया। भू माफिया पर कब्जा करने के आरोप इनके द्वारा लगाए गए। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं करने पर यह चक्काजाम हुआ है। बालोद दुर्ग मार्ग पर आदिवासियों ने जमकर प्रदर्शन किया। ये देखिए जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। बालोद से आदिवासी समाज की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया और आरोप लगाया गया है। दरअसल ये गंजापारा में नेशनल हाईवे 30 पर यह चक्काजाम हुआ और भू माफिया पर आरोप लगाया गया कि इनके द्वारा कब्जा कर लिया गया और प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और कार्रवाई नहीं करने पर मजबूरन इन लोगों ने चक्काजाम किया। बालोद दुर्ग मार्ग पर आदिवासियों का ये प्रदर्शन देखने को मिला। और वहीं महासमुंद जिले में सिरपुर क्षेत्र के 52 गांव के किसान एक बार फिर से हाथियों को लेकर चिंता में नजर आ रहे हैं। आए दिन हाथी लौटकर क्षेत्र में आ जाते हैं और फसलों को नुकसान करते हैं, जिससे कि किसान खासे परेशान हैं। किसानों ने मेहनत से खरीफ की धान के फसल को अपना खून पसीने से सींचा। किसानों की मेहनत धान में लगने वाले बालियों के रूप में दिखने लगी। किसान वन विभाग से अब गश्त टीम के साथ हाथियों से फसल की सुरक्षा करने की मांग कर रहे हैं। बीते साल फसल नुकसान के 4500 मामले दर्ज किए गए थे, जिसके एवज में वन विभाग को 3 करोड़ रुपए का मुआवजा भी देना पड़ा था। और वहीं सूरजपुर जिले के करंजी पुलिस चौकी क्षेत्र में एक 17 वर्षीय बच्चे की नहाने के दौरान डैम में डूबने से मौत हो गई। दरअसल बतरा गांव निवासी एक 17 साल का बालक सुबह घर में बिना बताए बतरा डैम में नहाने के लिए निकल गया। यहां नहाने के दौरान पानी में डूबने से उसकी जान चली गई। लाश को पानी में तैरता देख ग्रामीणों ने इसकी इत्तला पुलिस को की। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को निकाला गया और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मर्ग कायम कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गांव में शोक का माहौल है। और वहीं बेमेतरा में बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर कार और ट्रेलर के आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि कार के पर खच्चे हो गए।
दोनों मृतकों को बड़ी मशक्कत के बाद कार से बाहर निकाला जा सका। बताया जा रहा है कि बिलासपुर से रायपुर की ओर आ रही ट्रेलर रॉन्ग साइड थी, इसकी वजह से टक्कर हुई और पूरी घटना देर रात हुई। मृतकों के परिजनों को इत्तला कर दी गई। मृतकों में से एक गुंडरदेही तो दूसरा व्यक्ति अनूपपुर का बताया जा रहा है। नाथघाट पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं कोंडागांव में आलोर मंदिर का पट खुल गया है। सुबह 6 बजे मंदिर समिति के सदस्यों ने मंदिर का पट खोला। 5 पुजारियों ने माता लिंगेश्वरी की पूजा की। पट खुलने के बाद वहां पर हाथी और शेर के पद चिन्ह मिले, जिसे जानकार खुशहाली और शांति का प्रतीक बता रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए आलोर मंदिर श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए बंद कर दिया गया था और यहां पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।